ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। वेदांग ज्योतिष शास्त्र, जिस ज्योतिष शास्त्र का फलित जातक ग्रंथ बृहद जातकम के प्रकरण में हम उपस्थित हुए हैं। द्वितीय अध्याय का यह प्रकरण चल रहा है हम लोगों का। पूर्व प्रसंग में 6वें श्लोक पर्यंत शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। 6ठे श्लोक तक हो चुका है द्वितीय अध्याय का। पंचम और 6वां श्लोक कल के प्रसंग में हुआ था। तो उन दोनों श्लोकों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज के प्रसंग में। पंचम और 6वें श्लोक जो वस्तुतः कल का ही प्रसंग है, आज का प्रसंग तो 7वें श्लोक से चलेगा। पहले भूमिका के रूप में इसको भी समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे कल के ही प्रकरण को देखते हुए। वर्णास्ताम्रसिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता वन्यं वग्निज केशवेन्द्र सचिकाः सूर्यादिनाथा क्रमात् प्रागाद्यारभि शुक्र लोहित तमः सौरेन्दुवित्सूरयः क्षीणेन्द्वर्गमयी सुतार्कतनयाः पापाबुधस्तैर्युतः। यह एक ही श्लोक है लेकिन बहुत सारा तत्व इसमें भरा पड़ा हुआ है। प्रथम जो पाद है उसमें ग्रहों का वर्ण बताया गया। वर्णाः ग्रहों का वर्ण, ताम्र वर्ण सूर्य का, शीत वर्ण शुक्ल वर्ण जो है चंद्रमा का, प्रत्येक ग्रहों का वर्ण होता है। और बिल्कुल बहुत ज्यादा गाढ़ लाल वर्ण मंगल का, हरा वर्ण बुध का, पीला जो है बृहस्पति का, चित्र विचित्र प्रकार का शुक्र का, और असित मतलब काला वर्ण शनिश्चर का। ये वर्ण बताया प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में सूर्यादीनाम ग्रहाणाम नाथा स्वामिनः के संति, कौन कौन है उनका यहाँ नामोल्लेख कर रहे हैं। वन्ही अंबु अग्निज, एक क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के स्वामी है। अग्नि देवता सूर्य भगवान के स्वामी, चंद्र सूर्य ग्रह के, चंद्र के अंबु जल स्वामी, अग्निज कुमार कार्तिकेय भौम के, केशव भगवान श्री हरि बुध ग्रह के, और इंद्र देवता बृहस्पति के, सची इंद्राणी जो है शुक्र का, और कह ब्रह्मा जी जो हैं शनिश्चर के, ये नाथ स्वामी हैं। सूर्यादि नाथा क्रमात्, सूर्यादि ग्रहों के क्रम से ये नाथ होते हैं, स्वामी होते हैं। ये द्वितीय पाद में बताया। तृतीय पाद में पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं ग्रह। कौन कौन सी दिशाओं के अधिपति कौन ग्रह हैं ये बता रहे हैं। प्रागाद्याः कह करके, प्राक आदि अर्थात पूर्वादि दिशाओं के स्वामी कौन कौन। रवि सूर्य पूर्व के, शुक्र जो है आग्नेय कोण के, क्रमशः घुमाना है इसको, और लोहित मतलब भौम जो है यह दक्षिण दिशा के स्वामी भौम ग्रह, और तमः मतलब राहु केतु ये जो है नैऋत्य कोण के स्वामी हैं दोनों, और सौर मतलब सूर्य नंदन शनिश्चर पश्चिम दिशा का स्वामी, इंदु चंद्रमा वायव्य कोण का स्वामी, वित्त बुध उत्तर दिशा का स्वामी, और सूर्य बृहस्पति यह ईशान कोण का स्वामी। इस तरह से 7 ग्रह 7 दिशाओं के अधिपति, और एक जो राहु केतु छाया जो ग्रह है दोनों ये एक दिशा, ये नैऋत्य कोण के स्वामी। इस तरह से 8 दिशाओं के अधिपति ग्रह होते हैं। यह बताया तृतीय पाद में। और चतुर्थ पाद में जो है कौन शुभ ग्रह कौन अशुभ ये बताया। यहाँ पर केवल पापों का परिगणन कर रहे हैं, इनसे जो बचे हुए हैं। वस्तुतः नैसर्गिक पाप ग्रह 3 हैं। कौन कौन। महिसुत, अर्क, तनय, ठीक है। अर्क, महिसुत और अर्क तनय। अर्क मतलब सूर्य, महिसुत मतलब
मंगल और अर्कतनय मतलब शनिश्चर, ये नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। बाकी इनसे अतिरिक्त दो ग्रह ऐसे हैं जो पाप और शुभ होते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार। क्षीण चंद्रमा, क्षीण इंदु, क्षीण चंद्रमा मतलब कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा पर्यंत का जो चंद्रमा होगा वह क्षीण चंद्रमा है। ऐसा चंद्रमा जो है पापी कहलाता है, पाप चंद्रमा। और बुधस्तैर्युत कह करके इस बात को बताते हैं आचार्य कि तैर्युत अर्थात इन पाप ग्रहों के साथ में पाप ग्रहयुत, पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ बुध भी पापी होता है और शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ बुध जो है वो शुभ होता है। या नैसर्गिक ऐसे भी रहे तब भी बुध शुभ ही माना गया है। और बाकी जो इनसे परिशेष बचे हुए दो ग्रह हैं, कौन? बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इस तरह से शुभ और पाप ग्रह का एक वर्गीकरण कर दिया आचार्य ने। एक ही श्लोक में बहुत सारे तत्वों को रख देते हैं, यही आचार्य वराह मिहिर की विशेषता है। और आगे 6वें श्लोक में हम पढ़े थे, उसको भी हमने पढ़ा था। बुध सूर्य युतौ नपुंसकाख्यौ शनि शुक्रौ युवती नरास शेषाः शिखि भूख पयो मरुद गणानाम वशिनो भूमि सुतादयः क्रमेण। जो है कह रहे हैं सूर्य बुध सूर्य सुत, बुध और सूर्य सुत, ये 6वें श्लोक में ग्रहों का एक वर्गीकरण कर दिया। कौन पुरुष कारक, कौन नपुंसक, कौन स्त्री कारक ग्रह। तो बुध ग्रह और सूर्य सुत अर्थात शनिश्चर दोनों नपुंसक ग्रह हैं। नपुंसक आख्या नाम है इनका, नपुंसक ग्रह। और शशि शुक्र, शशि चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रह युवती मतलब स्त्री कारक ग्रह हैं। और नराश शेषाः जो बचे हुए सूर्य, भौम और बृहस्पति तीनों के तीनों क्या हैं? ये जो है ये नर ग्रह हैं अर्थात पुरुष कारक ग्रह हैं। बाकी तो राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं, जिनके साथ बैठेंगे उसी प्रकार का फल करेंगे। और आगे कह रहे हैं सिखि भूख पयो मरुद गणानाम बसिनो भूमि सुतादय क्रमेण। ये जो है सूर्य चंद्र को छोड़ करके बाकी जो बचे हुए 5 ग्रह हैं मंगल से लेकर के, ये जो है क्रमशः भूमि सुतादय क्रमेण अर्थात भौमादि ग्रह क्रमेण, भौमादि ग्रह जो है क्रम से इन तत्वों के अधिपति होते हैं। कह रहे हैं किन किन तत्वों के? तो कह रहे हैं शिखी मतलब अग्नि तत्व के प्रतिनिधि हैं कौन? मंगल। भू पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है बुध। और ख आकाश तत्व का प्रतिनिधि है बृहस्पति। पय मतलब जल तत्व का प्रतिनिधि है शुक्र। और मरुदगण जो है वायु तत्व का प्रतिनिधि है कौन? शनिश्चर। इस तरह से ठीक है। ये स्वामी मतलब ये सब के सब इन तत्वों के अधिपति होते हैं। 5 तत्वों के, पंच महाभूत के 5 ग्रह अधिपति, ये बताया। अब आगे आज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 7वें श्लोक से। अधुना ग्रहाणाम ब्राह्मणादि वर्णाधिपत्यम गुण विभागम च उपजाति गया उपजाति छंद में यह श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन ब्राह्मण ग्रह है, कौन क्षत्रिय ग्रह है, कौन वैश्य ग्रह है और कौन शूद्र नीच जो है वर्णों जातियों का प्रतिनिधित्व, जातियों का स्वामी है, जो है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। ये ग्रहों में भी इस तरह का वर्गीकरण है। ठीक है, इसका भी बड़ा प्रयोजन है। अब जो है जिसके लग्न पर या जिसका ब्राह्मण ग्रह मजबूत रहेगा, उसमें किसी भी वर्ण में जन्म लिया व्यक्ति है उस पर वह ब्राह्मणोचित स्वभाव का रहेगा। ठीक है, अन्यथा जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा उसी प्रकार के स्वभाव से वो ग्रस्त रहेगा। इसलिए यहाँ ये विप्रादि वर्ण जो अपने आप में बता रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विप्रादितः आपके सामने स्क्रीन शेयर यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह श्लोक आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हो गया है। अब 7वां नंबर श्लोक। विप्रादितः सुरगुरु
विप्रादितः सुरगुरु कुजार्को शशिबुधश्चेत्यसितोऽन्त्यजानाम् चन्द्रार्कजीवाज्ञसितौ कुजार्को यथाक्रमं सत्वरजस्तमांसि विप्रादितः सुरगुरु कुजार्को शशिबुधश्चेत्यसितोऽन्त्यजानाम् चन्द्रार्कजीवाज्ञसितौ कुजार्को यथाक्रमं सत्वरजस्तमांसि। कह रहे हैं कौन ग्रह विप्रवर्ण का है, तो कह रहे हैं विप्रादितः, प्रारंभ से यहाँ लेना है। अर्थात ब्राह्मणादि चतुर्वर्णस्य स्वामिनो ग्रहा अधिपतयः कौन कौन कह रहे हैं? शुक्र गुरु विप्रादितः, ब्राह्मण से प्रारंभ करने के लिए बोल रहे हैं। तो सूर्य गुरु ये वर्गीकरण कर दिया इतना, कौन विप्रवर्ण के हैं। शुक्रो भार्गव, शुक्र मतलब शुक्र और गुरु मतलब बृहस्पति, ये दोनों, ये तो दो ब्राह्मणानाम अधिपति, ब्राह्मण के अधिपति हैं ये दो ग्रह। और कुजार्को, कुज अर्क, कुज मतलब भौम, अर्क मतलब आदित्य, ये तो दो क्षत्रियाणाम अधिपति, ये दो ग्रह क्षत्रियों के अधिपति हैं। फिर आगे बताया शशि, अलग से लिख दिया यहाँ पर, वहां दोनों जगह पर दो दो वचन था, ठीक है। तो यहाँ पर शशि एक ही वचन, एक ही ग्रह, ये जो है वैश्यानाम अधिपति। चंद्रमा का जो जातक होगा थोड़ा सा वैश्य प्रवृत्ति उसमें जा जाएगा, ठीक है। तो शशि चंद्रमा जो है वैश्यानाम अधिपति, वैश्य का अधिपति ग्रह है, वैश्य ग्रह है। और आगे आया बुधश्च, बुधश्च कह करके यहाँ कह रहे हैं, यहाँ चकारात, चकार से यहाँ पर क्या आ रहा है कि वो शूद्र का अधिपति है। च से यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया, अलग कर दिया। बुधश्च इति असितो, इसी प्रकार से असितः अंत्यजानाम अधिपति, ठीक है। चंद्रमा जो है वैश्य का अधिपति ग्रह है, वैश्य ग्रह है। और शूद्र का अधिपति या शूद्र ग्रह आप समझिए कौन है, बुध है। और शूद्रों, और शूद्र तो हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो चार वर्ण हो गए। ये तो चार वर्ण से अतिरिक्त जिसको बोलते हैं अंत्यज वर्ण, ठीक है। अंत्यज वर्ण में जैसे नहीं आते हैं, जैसे अरे कोल भील भी आ जाते हैं, चांडाल वगैरह भी आ जाते हैं, या वैदेशिका जैसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं, विदेशों में अफ्रीकन वगैरह हुए, ये जो है, या अन्य अन्य जो भी, ठीक है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रातिरिक्त जितने भी होंगे सब ग्रहण हो जाएंगे अंत्यज शब्द से, ठीक है। तो असितः शनैश्चरः, ये जो है अंत्यजानाम वर्ण प्रतिलोम भावानाम चांडाल मागध निषादादीनाम, चांडाल आदि जो भी हैं या कोल भील इत्यादि जो भी हैं, इन सब के अधिपति हैं ये, ठीक है। इसके प्रयोजन है अपने आप में, बहुत सारा प्रयोजन है। एक तो चौरादि के प्रकरण में भी हम समझ सकते हैं, तत्कालिक कुंडली देखा हमने, किसने चुराया, तो ब्राह्मण ने भी चुराया हो सकता है, क्षत्रिय ने चुराया कि भाई ब्राह्मण ग्रह का प्रभाव ज्यादा है तो ब्राह्मण ने चुराया वो चीज। क्षत्रिय वर्ण का है तो क्षत्रिय वर्ण का चोर है, किस वर्ण का चोर है ये भी मालूम पड़ जाएगा। एक बात और, दूसरी बात अभी अभी हम लोग जो पहले पढ़ के आ चुके हैं स्त्री पुरुष वाला जो है, उसमें भी घटा सकते हैं। अगर वहां पर मान लो चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है तो कोई वैश्य है लेकिन जो है कन्या है, या शुक्र है तो शुक्र जो स्त्री कारक है, और ब्राह्मण ग्रह है, कोई ब्राह्मणी हो सकती है चोरी करने वाली, या अन्य अन्य जो भी हो। या जैसे मान लो जिस किसी के, एक बार और प्रैक्टिकल चीजें बता दे रहे हैं, जिस किसी के सप्तम भाव में विवाह कैसे किस प्रकार से होगा, अगर सप्तम भाव में शूद्रादि ग्रहों के ज्यादा प्रभाव हैं तो ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है शूद्रादियों के साथ में ज्यादा रहेगा, उठना बैठना खाना पीना, यहाँ तक कि शादी भी करवा सकता है। किसी किसी ब्राह्मण का नहीं होता, अपने ब्राह्मणातिरिक्त में शादी हो जाता है, समझे कि नहीं। या कोई कोई ब्राह्मणातिरिक्त व्यक्ति है किंतु उनका ब्राह्मणों के साथ में भी शादी हो जाता है। भाई सप्तम में जो है सब ज्यादा जो है ब्राह्मण ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होगा, और क्या होगा, क्या होगा ही, इसी पर यही है, इन सब का फल ही यही है। आप लोगों को जो है भला भल का विचार करते हुए जो है देश काल परिस्थिति को देखते तब फलित करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर शादी न भी कराए, फिर भी कहीं ना कहीं जो है संबंध इत्यादि करा करके भी वह ग्रह चरितार्थ होगा 100%। या तो उसके उसी प्रकार के दोस्त रहेंगे, मिलने वाले रहेंगे, उन्हीं लोगों से उनका उसका काम चलना रहेगा, इसी प्रकार से भी घट सकता है वो चीज, ठीक है। आप लोग इस बात पर
अपना विचार करेंगे, विवेक करेंगे, तब फलित करेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण आदि वर्णों के प्रतिनिधि नवग्रह होते हैं। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कौन ग्रह सात्विक है, कौन राजसी है, कौन तमोगुणी है। तो यथाक्रम हम कह रहे हैं, क्रम से यहाँ बता दे रहे हैं। सत्व गुणी जो ग्रह है चंद्रार्क जीवा, चंद्र अर्क मतलब सूर्य, ठीक है। चंद्र सूर्य और गुरु बृहस्पति ये सत्व गुणी है। यद्यपि देखो एक बात पहले हालांकि आ चुका है, पाप ग्रह और शुभ ग्रह के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे कल के प्रसंग में कि पाप ग्रह में जो है हमने क्या लिया था, सूर्य को परिगणन किया था। किंतु कुछ लोग पापी होते हुए भी सात्विक प्रवृत्ति के पापी होते हैं, नहीं जैसे नहीं होते चोर होते हैं या कोई डाकू होते हैं, डाकू होते हुए भी उनके अंदर दया भाव नहीं होता। भाई डाकू डाका तो हम डालेंगे किंतु भाई किसी का जो है नुकसान नहीं करेंगे, केवल धन से जो है प्रयोजन, उनको किसी को मारेंगे नहीं। उसमें भी अगर मारना भी होगा तो उसमें भी जो है स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाएंगे, उठाएंगे, बालकों पर दया करेंगे। थोड़ा तो रहता ही है ना, उसका भी वर्गीकरण रहता है। इसलिए जो है सूर्य इस प्रकार का पापी ग्रह है, सात्विक पापी ग्रह है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात, सूर्य जो है पापी ग्रह तो है किंतु जो है वह सात्विक ग्रह है। चंद्रमा सात्विक ग्रह, जीव बृहस्पति सात्विक ग्रह। देखो अब आगे शीत यद्यपि ब्राह्मण ग्रह है, ध्यान रखो। शीत शुक्र जो है यद्यपि ब्राह्मण ग्रह है, फिर भी ब्राह्मण होते हुए भी एक बात चंद्रमा वैश्य ग्रह है, तो वैश्य होता हुआ भी सात्विक है वो। और अर्क बृहस्पति जो है वह क्षत्रिय है, क्षत्रिय होता हुआ भी वो सात्विक है, ध्यान रखना। और जीव जो है बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है, वो ब्राह्मण होकर के सात्विक है। किंतु यहाँ पर आप देखो ज्ञ शूद्र ग्रह है और वह शूद्र होता हुआ रजोगुणी है। ज्ञ और शीत दो वचन दिया यहाँ पर। शीत मतलब शुक्र, शुक्र ब्राह्मण होकर के भी क्या है, ब्राह्मण भी स्त्री कारक भी है किंतु वह रजोगुणी है शुक्र। तभी तो जो है वो राक्षसों के गुरु बन करके बैठे हुए हैं, है कि नहीं। शीत शुक्र रजोगुणी, ध्यान रखना। शुक्र का जो भी जातक रहेगा रजोगुणी प्रवृत्ति उसमें ज्यादा रहेगी। चंद्र सूर्य और जीव बृहस्पति के जातक थोड़े से सात्विकता उनमें अधिक होगी, दया भाव थोड़ा सा ज्यादा कुछ रहेगा उनमें, ठीक है। ये सब चीजें। और कुज अर्को, कुज मतलब भौम और कुजार्क का है ना, कुज मतलब भौम, मंगल कुज मतलब अंगारक और कुजार की, ऐसा कुजार की अर्थात आर की कहते हैं अर्कस्यापत्यम सौरह। एतो दो तमसंज्ञो, तमोगुणी ये दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों तमोगुणी ग्रह हैं। किंतु एक यवनेश्वर आचार्य हुए हैं, यवन जातक में जो है भौम को जो है वहां उन्होंने सात्विक बताया है, वो प्रसंग अलग है, थोड़ा सा मतांतर है इसमें। किंतु यहाँ पर बृहत जातककार का साफ साफ कहना है 3 ग्रह जो हैं सात्विक ग्रह हैं, 2 के क्रम से रज और तमोगुणी हैं। चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति ये सात्विक ग्रह, बुध और शुक्र जो है रजोगुणी ग्रह, और मंगल और शनिश्चर ये दोनों के दोनों तमो ग्रह हैं, तमोगुणी ग्रह हैं। इस तरह से ग्रहों का वर्गीकरण कर दिया। अब हम आगे, ये 7वां श्लोक हो गया, बाकी और आगे हम तोटक छंद वाला एक श्लोक उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर इनके स्वरूपों का निर्धारण कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस स्वरूप का होगा। एक बात ध्यान रखना, ये 8वां श्लोक से तो बिल्कुल ये याद कर जाना। बिल्कुल अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर फलित में सटीक भी फलित करना हो तो ये जो है बिल्कुल घटते हैं। जो आगे 2-3 श्लोक क्रमशः आएंगे ये जो है ग्रहों के स्वरूप के बारे में बताएंगे, ठीक है। अधुना चंद्रार्कयो स्वरूपम, इस 8वें श्लोक में तो सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का निर्धारण करेंगे। सूर्य का जातक कैसा होता है और चंद्रमा का जातक कैसा होता है ये बताएंगे। मतलब ग्रहों का जैसा स्वरूप रहेगा उसके जातक का भी वैसा ही स्वरूप रहेगा। इसका प्रयोजन ही यही है, ध्यान रखना। प्रयोजन मतलब फल, इसका फल ही यही है, फल ही प्रयोजन, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, यह श्लोक प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष में। 8वां श्लोक 2 अध्याय का। मधुपिंगल दृक् चतुरस्रतनु पित्त प्रकृति सविताल्पकच
तनुवृत्त तनुर्बहुवात कफ प्राज्ञस्य शशि मृदुवाक् सुभदृक् मधुपिंगलदृक् चतुरस्र तनुः पित्त प्रकृतिः सविताल्पकच तनुवृत्त तनुर्बहुवात कफः प्राज्ञस्य शशि मृदुवाक् सुभदृक्। कह रहे हैं मधुपिंगलदृक् मधुवत पिंगला दृष्टिर् यस्य स ईसत् कातराक्ष। थोड़ा सा हल्का, जैसे नहीं होता है शहद के समान। शहद कैसा होता है मालूम है? कभी खाए हो शहद? बिल्कुल प्योर शहद, मह नेपाली में कहा जाता है, मह। ठीक है, बिल्कुल शहद के समान पिंगल वर्ण का उसका दृष्टि नेत्र रहता है। नेत्र को थोड़ा देखो, सूर्य का जातक या सिंह लग्न जिसका हो और उस पर सूर्य का भी प्रभाव हो, या सूर्य ही ज्यादा सूर्य प्रभाव करता हो लग्न में किसी प्रकार से, सूर्य मजबूत भी हो, तब भी मधुपिंगल सूर्य का जातक जो रहेगा वह उसका मधुपिंगल दृष्टि रहेगा। और चतुरस्र तनु चौकोर शरीर जिसको बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई थोड़ा ज्यादा लिया हुआ और ज्यादा लंबाई वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। सूर्य का जातक जो होता है ना, लंबा चौड़ा कद काठी का कभी होता ही नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 5 फुट से लेकर के 5.5 फुट तक का होता है, ध्यान रखना। शेर की तरह, शेर का क्या होता है, छाती आगे एकदम बड़ा होता है, धमाकेदार, और कमर थोड़ा सा छोटा होता छोटे में ही सिमट जाता होता है कि नहीं। ऐसे कटी प्रदेश थोड़ा सा पतला रहेगा, बाकी जो छाती बड़ी चौड़ी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो भी होगा वह सूर्य का जातक होगा, ध्यान रखना। मधुपिंगल दृक् चतुरस्र तनु, और पित्त प्रकृति वाला होता है। ठीक है, पित्त प्रकृति का होता है, पित्त आधिक्य और सविता अल्पकच। सविता सूर्य जो है, सविता मतलब सूर्य, अल्पकच विरल केशः कम जो है उसके बाल रहेंगे, इसलिए सूर्य का ज्यादा लग्न पर प्रभाव हो, लग्न में बैठा हो, लग्न में दृष्टि डालता हो, तब उसके बाल जो है झड़ते हैं पक्के रूप से, एकदम। ठीक है ना, अल्पकच साफ साफ कर दिया यहाँ पर। तो इसका तात्पर्य है कि भाई बाल झड़ने का समस्या या फिर पतले बाल उसके होते हैं, जो भी हो, ये जो है सूर्य का ऐसा स्वरूप है। जब सूर्य का ऐसा स्वरूप है तो सूर्य का जो जातक होगा उस जातक का भी उसी प्रकार का स्वरूप का निर्धारण होगा। अब यहाँ पर इसका प्रयोजन है। अब चंद्रमा का तनुवृत्त तनुर्बहुवात कफः, करें तनुवृत्त तनु, तनु छोटा एकदम पतला सा, तनुवृत्त तनु। ठीक है, तनुवृत्त तनु मतलब पतला भी, और वृत्त मतलब थोड़ा गोलाई लिया हुआ। ठीक है, तनुवृत्त तनु। ठीक है, तन्वी चासो वृत्ता तनुवृत्ता तादृशी तनु यस्य स तनुवृत्ति तनु तनुवृत्त तनु। कह रहे हैं कि यहाँ पर पतला होता हुआ जो है वो वृत्त मतलब गोला गोला, गोल मटोल भी, पतला भी और थोड़ा गोल मटोल भी है। मोटा होकर के गोल मटोल तो हर कोई हो जाता है, किंतु थोड़ा सा पतला होता हुआ गोल मटोल चेहरा, गोल मटोल शरीर, ऐसा जो है तादृशी तनु, ऐसा तनु शरीर वाला होता है। और बहुबात कफ, बहुबात कफ बड़ा जाए ज्यादा वायु प्रकृति का, वात प्रकृति का, और श्लेष्म कफ प्रकृति का। वात और कफ प्रकृति का, दोनों प्रकृति का होगा उसका शरीर। और कह रहे हैं प्राज्ञश्च, प्राज्ञ एकदम ज्ञानवान, बड़ा ज्ञानी होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। शशि चंद्रमा का जातक, चंद्रमा का यही स्वरूप है, तो चंद्रमा के जातक का भी यही स्वरूप रहेगा। और मृदुवाक, बड़ा बोलने में सॉफ्ट एकदम, चंद्रमा की तरह शीतल, जैसे बोलते समय लगेगा कि उसके वाणी सुनते रहें। ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एकदम कर्कश वाणी नहीं, बड़ा मधुर बोलने वाला। और शुभदृक, नेत्र भी ऐसे होंगे, बिल्कुल लगेगा कि भाई एक टक देखते रहें, निहारते रहें। ठीक है, अगर कन्या रहेगी मृगनयन ही रहेगा, और पुरुष रहेगा तो क्या कहेंगे, मृगनयन कहेंगे क्या? मृगनयन वाला, और क्या, ठीक है, ये सुंदर नेत्र वाला, बड़े बड़े नेत्र रहेंगे, अच्छे नेत्र रहेंगे चंद्रमा के जातक का। ठीक है, तो इसका प्रयोजन यही है, जैसा ग्रह के मजबूत होंगे और उस पर उसका लग्न पर प्रभाव होगा तो जातक उसी प्रकार का रहेगा। और आगे जो है नवम श्लोक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें समझ में आ गया होगा सब लोगों को। आपको नवम श्लोक में
अंगारक मतलब भौम और बुध, इन दोनों ग्रहों के स्वरूप का निर्धारण किया जा रहा है। मंगल का जातक कैसा होगा, बुध का जातक कैसा होगा, इसका अगर हमको ज्ञान करना है तो ये श्लोक जो है बड़ा काम का है। कह रहे हैं नवम श्लोक, क्रूरदृक् क्रूरदृक् तरुण मूर्तिरुदारः पैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः श्लिष्टवाक् सतत हास्य रुचिर्यः पित्तमारुत कफ प्रकृतिश्च। स्वागताछंद में क्रूरदृक् तरुण मूर्तिरुदारः पैत्तिकः सुचपलः कृशमध्यः श्लिष्टवाक् सतत हास्य रुचिर्यः पित्तमारुत कफ प्रकृतिश्च। कह रहे हैं वे क्रूरदृक्, क्रूर दृष्टि वाला मंगल का जो जातक होता है ना, वो अगर देख ले तो ऐसा लगेगा कि बड़ा गुस्सेल है क्या ये आदमी, बड़े एकदम कठोर, एकदम जैसे नहीं होता है किसी का नेत्र ही बड़ा चुभता है किसी किसी का देखना ही बड़ा चुभता है, देखो कैसे देख रहे हैं एकदम जैसे खा जाएंगे। क्रूर दृष्टि, एकदम दृष्टि में ही क्रूरता भरा हुआ है, हालांकि उनके मन में नहीं है, हृदय में नहीं है, फिर भी मंगल के जातक हैं तो क्रूर दृष्टि वाले होते हैं। और तरुण हमेशा युवा अवस्था एकदम एक्टिव रहने वाले, बुढ़े भी हो जाएं फिर भी पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। और उदार, उदार प्रकृति के होते हैं, कोई ज्यादा लोभ लालच वाले नहीं होते, चलो ले लो खा लो कोई बात, आनंद लो, देने वाले, दान करने वाले, उदार प्रकृति के। और पैत्तिकः पित्त प्रकृति के होते हैं। और सुचपलः अत्यंत चंचल, स्थिरता पूर्वक खचपच खचपच करते रहने वाले, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चापल्यता थोड़ा सा उनमें रहता है, लेकिन कह रहे हैं कृश मध्य, कटि प्रदेश थोड़ा सा पतला रहता है उनके शरीर में, कमर जो रहता है थोड़ा सा पतला, कमर छिना हुआ रहता है, ठीक है। कृशोदर, कृशोदर जिसको कहो, या कटि मध्य कृष रहता है। ये तो ऐसा तो जो है मंगल के जातक का, मंगल का ये स्वरूप है तो मंगल के जातक का वैसा ही स्वरूप रहेगा। अब बुध के बारे में बता रहे हैं, श्लिष्टवाक, श्लिष्टवाक श्लेष युक्त वाणी बोलने वाला, कहने का मतलब बहुत सारा अर्थ समेटा हुआ ऐसा वाणी बोलेगा। श्लेष युक्त, एकदम एक ही वाणी ऐसा बोलेगा जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे श्लिष्टवाक, श्लिष्ट वाणी, अर्थयुक्त वाणी बोलने वाला। और सतत हास्य रुचि, एकदम देखो क्या बुधा, बुध के जातक जो होते हैं ना हास्य परिहार में बड़े माहिर होते हैं, कॉमेडियन टाइप के, कॉमेडी टाइप के कॉमेडियन होते हैं जो बुध का जातक होता है। एकदम गुमसुम रहने में, गुमसुम बैठने में वो ज्यादा विश्वास नहीं करते, अभी तो अरे हंसना बोलना, हंसने बोलने में ये सब में अच्छे रहते हैं, ठीक है। बुध वैसे भी वाणी कारक है, हास प्रहास का कारक भी है, ऐसे भी सतत हास्य, सदैव हंसने, हंसी मजाक करने में, कुछ ना कुछ बोल करके हंसाने वसाने में, ये सब में माहिर होते हैं। और सतत हास्य रुचि, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, उनको अच्छा लगता है। और पित्त प्रकृति वाले होते हैं, पित्त प्रकृति वाले, कफ वात पित्त, ये तीन ही तो प्रकृति हैं जिनसे व्यक्ति ग्रस्त रहता है और इन्हीं से रोग होते हैं, तो पित्त प्रकृति उससे संबंधित रोग होंगे उसको, जो भी होगा। और आगे कह रहे हैं पित्त प्रकृति वाला होगा, पित्त मारुत, अच्छा केवल पित्त ही नहीं, पित्त मारुत और कफ प्रकृति, तीनों ही प्रकृति उसमें होंगे। पित्त प्रकृति, मारुत मतलब वायु प्रकृति, कफ वात पित्त, तीनों प्रकृतियों से ग्रस्त रहेगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है। ये जो है 2 ग्रहों का यहाँ पर हो गया। अब आगे कह रहे हैं वंशस्थ छंद के द्वारा जीव शुक्र के स्वरूप का निर्धारण कर रहे हैं। बृहस्पति का जातक कैसा होता है, शुक्र का जातक कैसा होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। बृहत्तनु पिंगल मूर्धजे क्षणो बृहस्पति श्रेष्ठ मति कफात्मक भृगुसुखी कांत बपु सुलोचन कफा नीलात्मा सित वक्र मूर्धज। बृहत्तनु करें, शरीर बड़ा लंबा चौड़ा। बृहस्पति के जातक जो होते हैं ना, बड़े लंबे चौड़े मोटे एकदम तगड़े होते हैं, हेल्दी एकदम, बच्चे सही ऐसे होंगे बृहस्पति के जो भी जातक होंगे। बहुभृत तनु, स्थूल शरीर वाले। और पिंगल मूर्धज, पिंगल थोड़े थोड़े हल्के
पीला पीला जिसके पिंगल पिंगल वर्ण के, जैसे नहीं होते हैं कोयलो केस बोलते हैं ना नेपाली में, कोयलो। कोयलो का मतलब होता है न तो काला न तो सफेद, जैसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मीडियम टाइप के, लाल लाल टाइप के, भूरे रंग के बाल, भूरे बाल वाले, ठीक है। तो पिंगल वर्ण के मूर्धज मतलब बाल, केस होंगे, पिंगल वर्ण के केस, भूरे रंग के बाल उसके होंगे। और इक्षण, नेत्र भी, एक तो केस इक्षण का दोनों में अन्वय करना, पिंगल इक्षण और मूर्धज पिंगल मूर्धज और पिंगल इक्षण दोनों का दोनों में अन्वय कर देना पिंगल का। नेत्र भी पिंगल वर्ण का, और इक्षण नयन भी पिंगल वर्ण का, थोड़ा सा शहद के समान, ठीक है। इस तरह से शहद कैसा होता है, हल्का पीला पीला लिया हुआ, लाल लाल पीला पीला, उसी प्रकार का बाल और नेत्र उसके उसे ऐसे ही होंगे। बृहस्पति का जो जाता है, बृहस्पति कैसा होता है, ये ऐसा होता है बृहस्पति, श्रेष्ठ मतिमान होता है, श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ और बुद्धिमान बृहस्पति। और कफात्मक, कफ प्रकृति का होता है, कफ प्रकृति का, कफ वात पित्त में से कफ प्रकृति का होता है। जुकाम खांसी ये सब चीजें, सर्दी गर्मी ज्यादा लगता रहता है, पीड़ित होता रहता है। तो अब ग्रह का जब ऐसा स्वरूप है तो ग्रह के जातक का भी वैसा ही स्वरूप होगा। अब भृगु मतलब शुक्राचार्य, भृगु सुखी कांत बपु, सुखी सदैव सुखी रहने वाला, कांत बपु, कांत का मतलब सुंदर, बपु उसको एकदम अड्डा बड्डा होके नहीं बैठता है, वो बढ़िया नहा धो के अपना तेल वेल लगा के, सेंट इत्र वगैरह लगा के बढ़िया से, ठीक है ना, टीका विका लगा के, मतलब फीट फाट रहने में विश्वास करता है, ठीक है। और अपना स्वरूप भी एकदम दर्शनीय, जिस किसी को भी कितना सुंदर है, कितनी सुंदरी है, ठीक है ना, तो उसको देखते ही रहे ऐसा, ठीक है। कांत स्वरूप मतलब सुंदर स्वरूप उसका होता है, सुंदर शरीर होता है। और सुलोचना, नेत्र भी बड़े बड़े होते हैं और सुंदर होते हैं, सुंदर लोचन। कफ अनिलात्मा, कफ प्रकृति का, और अनिल वायु प्रकृति का, कफ प्रकृति और वायु प्रकृति वाला होता है। और असित वक्र मूर्धज, असित मतलब काले और वक्र टेढ़े, जैसे नहीं होते घुंघराले बाल, काले और असित वक्र मूर्धज मतलब काले और टेढ़े बाल वाला होता है, ऐसा शुक्र का स्वरूप होता है। तो शुक्र के जातक का भी ऐसा ही स्वरूप रहेगा, ठीक है। अब आगे एक बचा, कौन, शनिश्चर बचा। यह कल के प्रसंग में हम सुनेंगे, क्योंकि आगे इससे अतिरिक्त और भी तत्व यहाँ बताएंगे, इसलिए किस किस के कारक होते हैं धातुओं में ये भी बताएंगे, इसलिए ये जो है हम कल के प्रसंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सप्त धातुओं में से ग्रह कौन ग्रह जो है स्नायु का कारक, कौन ग्रह जो है त्वचा का कारक, कौन ग्रह किसका कारक, ये जो है कल के प्रसंग में हम पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं पर विराम। किसी को कुछ संदेह है तो आप लोग यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। केवल इसको पढ़ करके छोड़ना नहीं है, इसको बार बार आवृत्ति करना है और बार बार इस पर चिंतन करना है और घटाना है प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्योतिष विद्या ऐसा है कि आप जब तक प्रैक्टिकल घटाएंगे नहीं, पूरा बृहद जातक याद करिए, पढ़िए, फिर भी अगर घटाना नहीं जाने आप, तो आप फलित करने में कदापि समर्थशाली नहीं होंगे। इसलिए आपको एक दो कुंडली रोज देखना है। किसी का न मिले तो अपना देखिए, अपना नहीं है तो अपने परिवार में भाइयों का देखिए, बहनों का देखिए, माता का देखिए, पिता का देखिए, दादा दादी का देखिए, अपने मित्रों का देखिए, परस्पर में इस तरह से आप देख करके, क्योंकि परिवार वालों का तो फल आपको मालूम है ही, उनका स्वरूप कैसे ऐसे हो गया, कौन से ग्रह ने दे दिया, तो आप इस तरह से करेंगे तो आप जल्दी से जो है फलित करने में माहिर होंगे, ठीक है। बिना आप प्रैक्टिकल में उतरे हुए तो कोई गति नहीं। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, ठीक है ना।